तो क्या आप जानते हैं कि बिहार के 5 सबसे बड़े युवा नेता कौन हैं, जिनके इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूमती है और जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर लोगों के सामने यह सिद्ध कर दिया कि राजनीति में आने के लिए वो सबसे योग्य हैं और उनसे ज्यादा योग्य कोई और नहीं है। आज हम आपको बताएंगे बिहार के 5 ऐसे युवा नेताओं के बारे में जो राजनीति में अलग अलग क्षेत्रों से आए, अपना प्राथमिक पेशा छोड़ करके आए और बिहार की राजनीति में लोगों को इतने ज्यादा पसंद आ गए कि अब पूरा बिहार का राजनीति इन 5 युवा नेताओं के इर्द गिर्द घूमती है और इन नेताओं की तूती बोलती है। ये 5 नेता जो है, इनमें से कुछ नेता ऐसे हैं जिनको राजनीति विरासत में मिली है, जिनके पिता बड़े नेता रहे हैं, और कुछ नेता ऐसे हैं जो एकदम नो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आए और आकर के राजनीतिक रूप से खड़े हो गए हैं और लोगों को बता रहे हैं कि राजनीति में आने के लिए, सफल होने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि राजनीति विरासत में मिले। अब ये 5 नेता कौन है ये जान लीजिए। हम उल्टे सिरे से गणना शुरू करेंगे, मतलब पहले 5वें नंबर, फिर चौथे, फिर तीसरे, दूसरे, फिर पहले नंबर की बात करेंगे। और इस सूची में जो 5वां नाम है वो है संतोष सुमन का। संतोष सुमन को अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन। वो जीतन राम मांझी जो 2014 से 15 के बीच में कई महीनों तक बिहार सरकार में मुख्यमंत्री के तौर पर रह चुके हैं, अपना सेवा दे चुके हैं, और उससे पहले कई बार बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं। संतोष सुमन के राजनीतिक करियर की शुरुआत होती है 2018 में। 2018 में लालू प्रसाद यादव की कृपा से संतोष सुमन एमएलसी बनते हैं और फिर 2020 में इनको बिहार सरकार के कैबिनेट में एंट्री मिलती है। 2020 में नीतीश कुमार की सरकार में संतोष सुमन मंत्री बनते हैं और उसके बाद 2023 में इनको दोबारा से मंत्री बनाया जाता है क्योंकि सरकारें पलट जाती हैं। 2023 में संतोष सुमन को दोबारा जब मंत्रालय दिया जाता है तब संतोष सुमन ने कुछ ही दिनों के भीतर जो है अपना मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। त्यागपत्र देने के पीछे का जो वजह बताया था वो ये था कि नीतीश कुमार जो है वो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पर ये दबाव बना रहे थे, जीतन राम मांझी और संतोष सुमन पर ये दबाव बना रहे थे कि वो लोग अपनी पार्टी का विलय जदयू में कर दे। लेकिन संतोष सुमन और जीतन राम मांझी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और इस कारण से जीतन राम मांझी जो हैं वो अपने बेटे को इस्तीफा देने के लिए कह देते हैं। संतोष सुमन इस्तीफा देते हैं और उसके बाद 2024 में जब वापस से भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार सरकार बनाते हैं तब संतोष सुमन को फिर से मंत्री बनाया जाता है। और इस बार आलम यह होता है कि मंत्री पद एक विभाग में नहीं बल्कि 2-2 विभागों का जिम्मेदारी संतोष सुमन के कंधे पर सौंपा जाता है। अब इनका राजनीतिक प्रक्रिया कैसा रहा है, राजनीतिक पकड़ कैसा रहा है ये जान लीजिए। 2020 का विधानसभा चुनाव होता है, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती है और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 सीट पर जीतन राम मांझी चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 1 सीट पर लड़ी, 1 सीट पर चुनाव जीती, मतलब 100% का स्ट्राइक रेट रहा। और सबसे खास बात यह कि 1 सीट पर चुनाव लड़ने के बावजूद जीतन राम मांझी को फुल फ्लेज केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है। अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि संतोष सुमन और जीतन राम मांझी बिहार के राजनीति में कितने ज्यादा पकड़ रखते हैं और उनकी पकड़ कितनी जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट होने के बाद भी उनको केंद्र में मंत्री दिया। फिलहाल दोनों बाप बेटे जो है मंत्री है, एक केंद्र में और एक बिहार सरकार में। उसके बाद इस सूची में जो अगला नाम आता है वो मुकेश सहनी का है। मुकेश सहनी जो है राजनीति में आने से पहले कुछ और काम करते थे, मतलब इनको राजनीति विरासत में नहीं मिली है। ये 5 नेता जो हम बताने वाले हैं ये सब कब अपना प्राथमिक पेशा छोड़ करके आए हैं। संतोष सुमन जो थे वो गया के एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थे और उस काम को छोड़ करके ये राजनीति में आए हैं। अभी भी कभी कभी जाते हैं पढ़ाने, उनकी फोटोज वायरल होती है। मुकेश सहनी इससे पहले बम्बई में फिल्मों के सेट बनाया करते थे और इस चीज की कंपनी उनकी चलती है। मुकेश सहनी जो है नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आने के बाद बिहार को राजनीति को जिस तरीके से समझे हैं, जिस तरीके से उसका उपयोग किए हैं वो काबिले तारीफ है। मुकेश सहनी की बिहार की राजनीति में एंट्री होती है 2013 में और 2014 और 2015 का जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव होता है वो मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के लड़ते हैं और 2019 में महागठबंधन के साथ लड़ते हैं लोकसभा चुनाव
फिर 2020 के विधानसभा चुनाव का समय आता है। तेजस्वी यादव उनको कम सीटें देने पर राजी होते हैं और मुकेश सहनी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा होते हैं और तेजस्वी यादव के सामने ये बात कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने हमारे पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। उसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले मुकेश सहनी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं। 3 सीटों पर उनकी पार्टी को जीत मिलती है। मुकेश सहनी को एमएलसी बनाया जाता है 1.5 सालों के लिए और उसके बाद उनको बिहार सरकार में मंत्री पद भी दिया जाता है। और उसके बाद होता यह है कि मुकेश सहनी को जो 3 सीटों पर जीत मिली थी उनके तीनों के तीनों विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और मुकेश सहनी इस बात से नाराज हो जाते हैं, इस्तीफा देते हैं। और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो एक बार फिर से तेजस्वी यादव के साथ चले जाते हैं, राजद के साथ चले जाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने साथ मिलकर के हेलीकॉप्टर में मछली खाया था, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। दोनों एक साथ मिलकर के चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो मुकेश सहनी जो है नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आकर के बिहार की पॉलिटिक्स में लोगों को बता दिए कि राजनीति कैसे करना होता है और कैसे बिहार में अपना पैर जमाया जाता है। मुकेश सहनी का राजनीतिक पकड़ बहुत बढ़ गया है और आज के समय में वो एक बड़े कद्दावर नेता हो चुके हैं। अब इस सूची में जो अगला नाम है वो है प्रशांत किशोर का। वो प्रशांत किशोर जिनको राजनीतिक रणनीतिकार के नाम से जाना जाता है, वो प्रशांत किशोर जो अब तक दूसरे नेताओं को चुनाव जितवाने में मदद करते हैं, दूसरे राज्यों में सरकार बनवा चुके हैं, कई बार बिहार सरकार में बिहार के नेताओं को चुनाव जितवा चुके हैं, वो अब बिहार की राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। उनकी पॉलिटिकल पार्टी जनसुराज 2024 में लॉन्च हो चुकी है 2 अक्टूबर को और अब वो राजनीतिक तौर पर प्रशांत किशोर भी एक मजबूत नेता के तौर पर सामने आ रहे हैं। को जो साधने वाली वोट बैंक है उसको लेकर के जो चर्चाएं चल रही है कि स्वर्ण आबादी जो बिहार की है लगभग 15% उनमें से, और उसके अलावा मुसलमानों का 17% मतलब लगभग 32% आबादी को साधने में जुटे हुए हैं प्रशांत किशोर, और उसके अलावा कई चीजों को साधने का काम कर रहे हैं। 8 साल तक प्रशांत किशोर जो है यूनाइटेड नेशन मतलब राष्ट्र संघ में नौकरी कर चुके हैं और उसके बाद 2012 में वो मोदी जी के साथ आते हैं गुजरात के विधानसभा चुनाव के आसपास और फिर मोदी जी के लिए चुनाव कैंपेन करते हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रशांत किशोर अहम भूमिका निभाते हैं, अपनी रणनीति बनाते हैं और उसके बाद कई और जगहों पर जाकर के कई राज्यों में कई नेताओं को चुनाव जितवाने का काम कर चुके हैं। और अब प्रशांत किशोर 2025 का विधानसभा चुनाव अपनी पार्टी के लिए रणनीति बनाएंगे, जनसुराज के लिए रणनीति बनाएंगे। भले ही प्रशांत किशोर ने इस बात से इनकार कर दिया है कि न तो वो बिहार के उप मुख्यमंत्री बनेंगे, ना बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और ना ही किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे, ना वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे। उसके बावजूद प्रशांत किशोर इन युवा नेताओं में तीसरा स्थान इसलिए रखते हैं क्योंकि राजनीतिक रूप से उनकी सक्रियता जिस तरीके से बढ़ी है, लोगों के बीच जैसे उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है, वो काबिले तारीफ है। और प्रशांत किशोर बेहद सटीक ढंग से बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अब उसके बाद इस सूची में जो अगला नाम है वो है चिराग पासवान का। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाला विजन देने वाले चिराग पासवान जो है बिहार के दूसरे सबसे बड़े युवा नेता हैं। और दूसरे क्यों हैं इस बात को समझ लीजिए। ये जो है दलितों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं चिराग पासवान। और उसके साथ ही 2020 का विधानसभा चुनाव का समय याद कर लीजिए। उस समय एनडीए से अलग होते हैं, जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद 25 सीटों पर लगभग हालत ये कर देते हैं जनता दल यूनाइटेड की कि 25 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड जो है सीधे सीधे चिराग पासवान की पार्टी के कारण चुनाव हार जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने चाचा पशुपति पारस को साइडलाइन करते हैं। 5 सीटें मिलती है लोकसभा चुनाव में, 5 सीटों पर चुनाव जीतते हैं और खुद केंद्रीय मंत्री बनते हैं। मतलब इनका भी स्ट्राइक रेट जो है वो एकदम 100% वाला रहता है। खुद केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, अपने आप को ये बताते हैं कि हम मोदी के हनुमान हैं और इस कारण से इनका राजनीतिक करियर जो है अभी शुरू हुआ है। 2014 में इनका राजनीतिक करियर शुरू होता है। रामविलास पासवान के बेटे होने के बावजूद भी इनको वहां से मंजूरी तब मिलती है जब लोगों के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। अब रामविलास पासवान के बड़े बेटे होने के बावजूद ये फिल्मों से अपने आप को, अपने करियर को छोड़ करके राजनीति में कदम रखते हैं और सफल होते हैं और लोगों को बता देते हैं कि बिहार की राजनीति में विजन वाले व्यक्ति की क्या महत्व है। उसके बाद
इस सूची में जो अगला नाम है वो है तेजस्वी यादव का। बिहार में 5 सबसे बड़े युवा नेताओं में सबसे बड़ा नाम तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा नाम इसलिए है क्योंकि बिहार के अगले भावी मुख्यमंत्री के तौर पर उनको देखा जाता है। और तेजस्वी यादव की अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव 2015 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक करियर वहां से उनकी शुरू होती है। बिहार में अब तक 2 बार उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। उसके अलावा कई बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर काम कर चुके हैं और अभी जो है जनता के बीच घूम रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या क्या काम किया है। जब सरकार में रहते हैं तो क्या काम करते हैं। तेजस्वी यादव को राजनीति भले ही विरासत में मिली हो, लेकिन तेजस्वी यादव अपना प्राथमिक पेशा क्रिकेट करियर को छोड़ करके राजनीति में आए और लोगों को बता दिए कि राजनीति कैसे किया जाता है। तेजस्वी यादव अभी जहां भी जा रहे हैं, लोगों को यह बताने का काम कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने 17 महीने के कार्यकाल में क्या क्या किया है। और उसके अलावा लोगों को बता रहे हैं कि हमारी सरकार बनती है तो हम रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे, और इन सभी मुद्दों पर तेजस्वी यादव पुरजोर तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये थे बिहार के 5 सबसे बड़े युवा नेता जिनकी राजनीतिक पकड़ सबसे ज्यादा है और जिनके बारे में कहा यह जाता है कि इनके इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूमती है। ये लोग जो चाहते हैं वही होता है। बाकी अब आप इन 5 युवा नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। कैमरे के पीछे है सुशील, मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।